हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग एस के झा सर के साइंस के बुक से फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रकाश, और प्रकाश का कुछ बातें इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। और आज शुरू करेंगे गोलीय दर्पण, और इसके साथ साथ हम लोग गोलीय लेंस को भी देख लेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को ही कॉनकेव मिरर बोलेंगे और उत्तल दर्पण को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को और इनके किस नाम से जाना जाता है? तो नतोदार अवतल दर्पण को ही कहा जाता है, और उन्नतोदार कहा जाता है उत्तल दर्पण को, है ना। उ से स्टार्ट है, उ से उत्तल दर्पण और उ से उन्नतोदार, इससे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र, इसको सी से सूचित किया जाता है। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, यही जो लाइन है ना, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग्य नहीं होता है। देखिए, ये सी सूचित किया हम लोग वक्रता केंद्र को, और यहाँ पे फोकस हो जाएगा, तो ये दर्पण का भाग्य नहीं है। दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाले प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से, तथा फोकस से गुजरने वाले प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। गोलीय दर्पण के व्यास को छेद कहते हैं, और हम लोग ये चिन्ह परिपाटी समझते हैं। आप लोग ये वाला, इधर वाला क्या होता है? पॉजिटिव है ना, और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर वाले सारे हो जाएंगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब, कौन सी वस्तु कहाँ है, यदि वो अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसको देखते हैं। तो देखिए, यदि अवतल दर्पण पे, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। यदि अवतल दर्पण पे वस्तु अनंत पे रखा हुआ, ऊपर वाला ये जो है, ये सब रखा हुआ है, जो ये वस्तु है, और नीचे प्रतिबिंब को दिखाया गया, ठीक है। ऊपर वाले को वस्तु को दिखाया गया है और नीचे प्रतिबिंब को दिखाया गया है। ये सब क्या है? वस्तु को सूचित किया गया है, नीचे प्रतिबिंब को दिखाया गया। तो इसमें बताया गया है कि एक नंबर से सूचित किया गया है, यदि वस्तु कहाँ अनंत पे रखा हुआ हो, है ना, ये एक वस्तु अनंत पर रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब जाके फोकस पे बनेगा, ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ? यदि वस्तु अवतल दर्पण पे अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, ठीक है। और कैसा बन रहा है? ये देखिए, वस्तु तो लंबा है लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है छोटा और उल्टा बन रहा है, और वास्तविक भी बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? छोटा, वास्तविक और उल्टा। और आगे देखिए, यदि वस्तु सी और अनंत के बीच में हो, यदि वस्तु देखिए सी और अनंत के बीच में है दो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच, दो पे बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा? उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। और यदि वस्तु सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, ठीक, और बराबर बनेगा। यदि वस्तु सी पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और यदि वस्तु एफ और सी के बीच पे स्थित हो, एफ और सी के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है सी और अनंत के बीच में। सी और अनंत के बीच में उल्टा बन रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा हो जाएगा, उल्टा, बड़ा और वास्तविक। यदि वस्तु एफ पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, उल्टा, वास्तविक और बड़ा। और यदि वस्तु पी और एफ के बीच स्थित हो, यदि वस्तु कहाँ पी और एफ के बीच स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ये देखिए, दर्पण के पीछे बन रहा, और ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक
सीधा और बड़ा बन रहा है। ये नंबरिंग से देख लीजिएगा, ये देखिए अनंत पे स्थित है तो इसका 1 नंबर पे यहाँ एफ पे बन रहा, और ये 6 नंबर पे देखिए ये ध्रुव और पी और एफ के बीच बन रहा है तो ये 6 पे दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आगे देखिए उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में है जो वस्तु कहीं भी स्थित हो, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक सीधा और छोटा। ठीक है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? अभी हम लोग देखे थे उधर, अभी ऊपर हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बड़ा, कि काल्पनिक सीधा छोटा ना, काल्पनिक उल्टा बड़ा, काल्पनिक उल्टा। तो इधर कैसा दर्पण के पीछे जो बन रहा था, बाकी तो वास्तविक ही बन रहा था अवतल दर्पण में सारे, तो एक ही ऐसा जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु था तब भी सिर्फ काल्पनिक बन रहा था, काल्पनिक सीधा और बड़ा बन रहा था ना। इसका ऑप्शन ये सही हो गया। आगे देखेंगे कि दर्पण अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है बड़ा और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है छोटा। ठीक है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तथा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी का और त्रिज्या में संबंध है क्या? फोकस दूरी बराबर होता है r/2 ना, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। और ये देखिए ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाता है 1/f ना। और u जहाँ हो गया वस्तु दूरी, v कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी को v कहा जाता है और फोकस दूरी को f कहा जाएगा। ये दर्पण में u यानी वस्तु की दूरी है जो हमेशा नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव हो जाएगा। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो नेगेटिव, और दर्पण में काल्पनिक जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, काल्पनिक हमेशा पॉजिटिव होता है दर्पण में। ठीक है। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो नेगेटिव बनेगा। और फोकस यदि अवतल दर्पण है तो नेगेटिव, आ से नेगेटिव होता है ना, आ आगे अगर आ लगा दिया जाता है तो वो नेगेटिव रूप देता है। तो अवतल दर्पण में फोकस हो जाएगा नेगेटिव, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। इससे याद रख सकते हैं। आवर्धन का क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका होता है -v/u। ठीक। अगर m नेगेटिव है, आवर्धन नेगेटिव है तो कैसा प्रतिबिंब, किस प्रकार के प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव होगा? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए। और ये बात याद रखिएगा कि दर्पण में वास्तविक हमेशा नेगेटिव होता है और काल्पनिक जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सिर्फ दर्पण के लिए है। और अगर आवर्धन पॉजिटिव है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब अगर बन रहा होगा? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा। यदि m बराबर 1 है तो यानी इसका मतलब है कि समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा। यदि m 1 से बड़ा है तो बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा, और m है जो 1 से छोटा है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? छोटा आकार का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? छोटा ही ना। इसमें तो उत्तल दर्पण में तो छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आवर्धन हो जाएगा 1 से कम। ये देखिए दर्पण सूत्र पे एक क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है ये अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, इतने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु है तो u हो जाएगा। और क्या ऊपर देखे थे कि दर्पण में जो है वस्तु हमेशा नेगेटिव होता है, u नेगेटिव। ठीक है। तो अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई, यानी u बराबर -10 हो गया, और उसकी
फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है, अवतल दर्पण है ना, यानी नेगेटिव को सूचित कर रहा है, तो ये भी -20 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ना, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, यानी भी पूछ रहा है, भी बराबर क्या होगा। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग सेट कर देंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f हो रहा है। u तो -10 हो गया, f -20 हो गया, है ना। तो 1/v बराबर हो गया 1/f - 1/u। इस फार्मूले पे सेट करने पे आया भी कितना, 20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी अवतल दर्पण में, काल्पनिक, सीधा और बड़ा बन गया। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के पोल पर किरणें सीधे पड़ती है। कोण I बराबर कोण R बनाकर आपतित किरण के विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुरेखण करती है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण को कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स, ठीक है। और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को कहेंगे अपसारी। अच्छा, इसे अभिसारी अवतल दर्पण को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है जो अवतल दर्पण जो है सारी किरणों को एक जगह मिला देती है ना, एक जगह मिला देती है, इसीलिए ये हो गया कन्वर्जिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, है ना। इसको देखने में लग रहा है एक जैसा मिला, और ये है जो सारी किरणों को बाहर फैला दे रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जिंग। कैसा हो गया, तो ये हो गया डाइवर्जिंग। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, है ना। आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, ये सब सारे जो हैं अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ENT, ईयर नोज, परावर्तक दूरबीन में, ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, और गाड़ी के पास दृश्य दर्पण में बिखराव दर्पण। इसका उत्तल दर्पण का उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, दो ही, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में और गाड़ी में पश्च दृश्य के लिए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जितने भी उपयोग आएगा तो हम लोग अवतल दर्पण लगा सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण, देखिए टॉर्च में अवतल दर्पण लगा होता है, और लालटेन में हो गया उत्तल दर्पण। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों का थोड़ा बिहेवियर है जो मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर, और आगे के वीडियो में हम लोग लेंस को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।